Hello students, hello learners. Welcome to the online platform of Chetan Bharat Learning. Continuing with our Indian economy classes. Today the topic for discussion is inflation. Now अगर हम स्टडी करें कि इन्फ्लेशन क्या होता है तो सिंपली लेमैन टर्म्स में हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन मतलब जी महंगाई, कि चीज़ों के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं तो कंट्री में या इकोनॉमी में महंगाई है, प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है। बट जब हम थोड़ा ज़्यादा इसको डिटेल सेंस में पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि इन्फ्लेशन जो वर्ड है उसका रिलेशन सिर्फ प्राइजेस के साथ नहीं है, उसका रिलेशन परचेजिंग पावर के साथ भी है। क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है उससे आपकी परचेजिंग पावर पर भी इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो एक ज़्यादा इलेबोरेटेड टॉपिक हो जाता है जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं क्लास के एंड पे आपको PYQs भी करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंट ईयर्स में आपको इन्फ्लेशन के टॉपिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है, देन धीरे धीरे टाइप्स पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होते हैं, फिर मेथड्स पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड्स हैं। देन हम स्टडी करेंगे कुछ रिलेटेड टर्म्स जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड हम न्यूज़ में सुनते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जैसे कि डिफ्लेशन या आपके पास डिसइन्फ्लेशन, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन, ऐसे कुछ टर्म्स भी पढ़ेंगे। और एट द एंड हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या है पूरी इकोनॉमी पर या डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स पर। तो इस तरीके से हम सारा ये चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग के साथ शुरुआत करते हैं दैट व्हाट इज इन्फ्लेशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जनरल सेंस में तो इन्फ्लेशन क्या है, चीज़ों का प्राइस। बट जब मैं इन्फ्लेशन को इंडियन इकोनॉमी के एस्पेक्ट में स्टडी करूंगा तो वहाँ पे थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है। वहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस महंगा हो रहा है तो मैं उसको इन्फ्लेशन का नाम दे दूँगा कि भाई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। हमें चेक करना है जनरल प्राइस लेवल, हमें चेक करना है जनरल प्राइस लेवल। You have to check the general price level. Now what is this general price level? General price level एक इंडेक्स के रूप में काम करेगा जहां पे हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के एक बास्केट का प्राइस चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए मैंने 4-5 प्रोडक्ट ले लिए, उनका एक ग्रुप बना लिया, एक बास्केट में उन सारे प्रोडक्ट को डाल लिया, फिर मैं उन सब के प्राइजेस देख रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाय बनाने का सामान, हमें पानी चाहिए, टी लीव्स, शुगर या एनी अदर थिंग्स। ठीक है, नाउ जब आपके पास ये चाय बनाने का सामान का एक बास्केट है, अगर ये सारी चीज़ों का रेट महंगा हो रहा है तब मैं बोलूँगा कि हाँ जी देयर इज एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, कि वो जनरल प्राइस लेवल सारी चीज़ों के प्राइस महंगे हो रहे हैं, तब हम उसको इन्फ्लेशन का नाम देंगे। पर अगर उनमें से सिर्फ एक प्रोडक्ट के चीज़ के प्राइस महंगे हो रहे हैं, बाकी किसी प्रोडक्ट के प्राइस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तब हम उसको इन्फ्लेशन का नाम नहीं देंगे एज सच। तब हम सिर्फ एक प्रोडक्ट का नाम लेंगे, से मिल्क के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम उसको इन्फ्लेशन का नाम नहीं देंगे। तो एक इकोनॉमिस्ट हुए शेपिरो नाम से, शेपिरो नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने बताया दैट इन्फ्लेशन इज कंसीडर्ड as the increase in general price level on a continuous basis, on persist and on sustained basis, कि continuous basis पर, persistent basis पर, sustained basis पर general price level में increase आना, that is inflation। अगर किसी एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम उसको इन्फ्लेशन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इन्फ्लेशन तभी होगा जब सारी चीज़ों के प्राइस महंगे हो रहे हैं आपकी इकोनॉमी में। ऑल द थिंग्स विच आर कंसीडर्ड अंडर एग्रीगेट डिमांड, आप कितनी चीज़ों का एग्रीगेट डिमांड करते हो पूरी इकोनॉमी में, जब वो सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है तब हम उसको इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। यस सर, इतना पॉइंट क्लियर है? ऑलराइट, तो अब मीनिंग पढ़ते हैं दैट इन्फ्लेशन रेफर्स टू द सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। यही मैंने आपको बताया कि ये सस्टेन्ड इंक्रीज बताता है, मुझे ये कंटिन्यूस इंक्रीज बताता है कि अगर 2020 में
प्राइजेस 4% से बढ़े, ठीक है, तो 2021 में भी प्राइजेस 2022 में भी प्राइजेस 4% से बढ़े, तभी हम कहेंगे कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। तो एक सस्टेन्ड इंक्रीज आना चाहिए इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सारी गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइस में आपका कंटिन्यूस इंक्रीज देखने को मिलेगा, तभी आप कहेंगे कि आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, राइट। तो आप क्या याद करेंगे, आप एक लाइन याद करेंगे, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑन सस्टेन्ड बेसिस, दिस इज इन्फ्लेशन। ओके, नाउ इसमें आपके किसी भी प्रोडक्ट के प्राइजेस आ जाएंगे, चाहे वो प्रोडक्ट फूड है, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, एंटरटेनमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, या एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। कोई भी कमोडिटीज़, कोई भी सर्विसेज, सभी का जब प्राइस बढ़ेगा तब हम उसको इन्फ्लेशन का नाम देंगे। ऑलराइट, नाउ इन्फ्लेशन इज टिपिकली मेजर्ड एज द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। जैसा अगेन मैंने अभी आपको बास्केट ऑफ गुड्स लेके चलेंगे, ठीक है, हम बास्केट ऑफ गुड्स लेके चलेंगे कि क्या चीज़ों के प्राइस में ऑन एवरेज चेंज आ रहा है, सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, और वो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, ईयर ओवर ईयर बेसिस पर स्टडी करेंगे, या मंथली बेसिस पर स्टडी करेंगे, या वीकली बेसिस पर स्टडी करेंगे कि एक साल के बाद क्या चेंज आया, मंथली बेसिस पर स्टडी करेंगे, एक महीने बाद क्या चेंज आया, वीकली बेसिस पर स्टडी करेंगे। आप इन्फ्लेशन को कैसे भी मेजर कर सकते हो, मोस्टली हम मंथली बेसिस पे भी चेक करते हैं, हम ईयर ओवर ईयर बेसिस पे भी चेक करते हैं, जिसको आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा YOY। तो ईयर ओवर ईयर बेसिस पे भी चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल सितंबर 2023 में क्या प्राइस था किसी बास्केट ऑफ गुड्स का, और सितंबर 2024 में क्या प्राइस है सेम बास्केट ऑफ गुड्स का। जब हम ऐसे चेक करेंगे, इसको बोलते हैं ईयर ओवर ईयर। तो ईयर ओवर ईयर आपके प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है, वो भी हम इन्फ्लेशन देंगे, बट वो सस्टेन्ड राइज होना चाहिए इन जनरल प्राइस लेवल। क्लियर। नाउ पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन भी चेक किया जाता है, जहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं द रेट ऑफ चेंज इन प्राइसेस फॉर अ स्पेसिफिक मंथ कंपेयर टू द सेम मंथ इन द प्रीवियस ईयर। तो मंथ टू मंथ भी चेक कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर भी चेक कर रहे हैं। 2023 को 2024 से भी हमने कंपेयर किया ईयर ओवर ईयर। पॉइंट टू पॉइंट में भी हम चेक कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सितंबर 2023 से सितंबर 2024। तो आप किसी भी तरीके से इन्फ्लेशन चेक कर सकते हो। इन्फ्लेशन कैन बी पॉजिटिव बाय बूस्टिंग कंज्यूमर डिमांड एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इट ऑल्सो सर्व एज काउंटर बैलेंस टू डिफ्लेशन विच कैन हाइंडर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब पॉइंट ये है, ये लास्ट वाला टर्म समझने के लिए कि क्या आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होनी चाहिए, और अगर वो हो रही है तो क्या वो अच्छी है या बुरी। ठीक है, ये पॉइंट समझना है। अब देखिए, सबसे पहले पॉइंट तो ये है, हमें इन्फ्लेशन को समझने के लिए कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन समझने होंगे कि इन्फ्लेशन या चीज़ों के प्राइस महंगे होने का कारण क्या है। चीज़ों के प्राइस महंगे होने का कारण, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, दो कॉज होते हैं इन्फ्लेशन के, या तो डिमांड साइड कॉज कि डिमांड बढ़ रही है, या सप्लाई साइड कॉज सप्लाई कम हो रही है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो भी मैं कहूँगा कि प्राइसेस बढ़ेंगे। किसी चीज़ की डिमांड ही बहुत है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड है तो वो ज़्यादा भाव होगा उसका, ठीक है। और अगर सप्लाई कम है तब भी हम कहेंगे कि प्राइसेस बढ़ेंगे। तो डिमांड का और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है मैक्रो इकोनॉमी में। यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा था, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा। अब हम प्राइस को बाद में पढ़ रहे हैं, पहले डिमांड को स्टडी कर रहे हैं। तो पहले डिमांड बढ़ेगा जिससे प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस आल्सो इंक्रीज, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। अब पॉइंट आ गया सप्लाई के लिए, तो सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पॉजिटिव रिलेशन किया था बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। व्हेन द प्राइसेस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस। बट ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे हम पहले सप्लाई चेक करेंगे, बाद में प्राइस चेक करेंगे। तो सप्लाई घट गया इसलिए प्राइसेस बढ़ गए, राइट। तो उस केस में यहाँ पे डिमांड साइड इफेक्ट भी है, सप्लाई साइड इफेक्ट भी है। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है मतलब इकोनॉमी में वो इन्फ्लेशन पॉजिटिव काम करेगी तब तक जब तक आपके पास डिमांड बढ़ रही है।
कंज्यूमर की डिमांड बूस्ट हो रही है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा है। तो ये आपकी इकोनॉमी का एक अच्छा इमेज शो करता है कि थोड़ा इन्फ्लेशन है, कोई बात नहीं, क्योंकि डिमांड पैसा है। तो वो तो मेरी इकोनॉमी का अच्छा इमेज शो करेगा। और उससे क्या होगा, उससे आप काउंटर बैलेंस करोगे डिफ्लेशन को, आप काउंटर बैलेंस करोगे डिफ्लेशन को। नाउ व्हाट इज दिस डिफ्लेशन? डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का ऑपोजिट वर्ड है, ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, जिसका मीनिंग है डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, आपके जनरल प्राइस लेवल में डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए 2021 में किसी बास्केट ऑफ कमोडिटीज का प्राइस है, जनरल प्राइस है 100 रुपये। मान लो चाय बनाने का सामान है 100 रुपये का 2021 में। 2022 में ये बास्केट ऑफ गुड्स हो गए 110 के। तो मैं कहूँगा मेरी इकोनॉमी में 10%, मेरी इकोनॉमी में 10% महंगाई हुई। ठीक है, वो बास्केट ऑफ गुड्स मेरा महंगा हो गया। अगर मैं कहूँ 2023 में जो ये बास्केट ऑफ गुड्स है इसका प्राइस रह गया 105। ठीक है, इसका प्राइस रह गया 105। अब आप इसको डिफ्लेशन का नाम नहीं दोगी, ये सिर्फ क्या है, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये सिर्फ क्या है, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई कम हुई है, डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल नहीं आया, बिकॉज जनरल प्राइस लेवल क्या था, 100 रुपये। जनरल प्राइस लेवल क्या था, 100 रुपये। तो 110 वाली चीज 105 की रह गई, इन्फ्लेशन रेट कम हो गया। इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिसइन्फ्लेशन। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिसइन्फ्लेशन, महंगाई की जो इंक्रीजिंग रेट है वो कम हो गई। 10% महंगाई बढ़ी थी, 5% रह गई। दिस इज डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, फिर अगेन नेक्स्ट ईयर 2024 में अब ये जो प्रोडक्ट था, बास्केट ऑफ कमोडिटी था, मान लीजिए ये रह जाए 95 का। जो ये बास्केट ऑफ कमोडिटी था ये रह जाए 95 का। अब जनरल प्राइस क्या था, 100। अब जनरल प्राइस से भी आप कम चले गए, जनरल प्राइस से भी कम हो गए, तब आप कहेंगे डिफ्लेशन। तब आप ये टर्म यूज करोगे डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन क्या है, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। जो जनरल प्राइस था किसी प्रोडक्ट का, आप उससे भी नीचे चले गए। अब जो डिफ्लेशन है वो इकोनॉमी के लिए थोड़ी खराब है, बिकॉज इन्फ्लेशन या चीज़ों के प्राइसेस का बढ़ना, इसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे कि ये इकोनॉमी के लिए कैसे ठीक है। मतलब प्राइसेस बढ़ी, प्राइसेस को हम कैसे कंसीडर करते हैं, कॉस्ट प्लस एबनॉर्मल प्रॉफिट, राइट। प्राइस कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। ठीक है, टैक्स वगैरह एक बार एक्सक्लूड कर देते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो प्राइस बढ़ने का या तो कारण क्या हो सकता है कि आपने कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, जो प्राइस का है, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। ठीक है, सॉरी थोड़ा फंबल हो गया। तो प्राइस क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नाउ प्राइस बढ़ने का एक रीज़न क्या है कि या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया या सप्लायर ने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया। ठीक है, इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो इकोनॉमी के लिए कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि वो सप्लायर्स को प्रॉफिट बढ़ा रहा है। सप्लायर्स का प्रॉफिट बढ़ेगा, वो मोटिवेट होगा कि मैं ज़्यादा और प्रोड्यूस करूं, के लिए ज़्यादा लेबर को हायर करेगा, तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन है मतलब जनरल प्राइस लेवल कम हो गया, तो प्राइसेस कम होंगे। प्राइस कम होने का कारण क्या है, या तो कॉस्ट कम हो गई या प्रॉफिट कम हो गया। तो जब प्रॉफिट कम होगा तो सप्लायर को नुकसान होगा। सप्लायर फिर वो प्रोडक्ट शायद ना बनाए जिस प्रोडक्ट पे उसको नुकसान हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो प्रोडक्शन कम करेगा। प्रोडक्शन कम करने के लिए वो लेबर को काम से निकाल देगा, जिससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट। तो इस तरीके से डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए खराब है और इन्फ्लेशन कुछ हद तक इकोनॉमी के लिए ठीक है।
वो कितने हद तक इकोनॉमी के लिए ठीक है वो लेटर ऑन पढ़ते हैं। अभी के लिए हम ये पढ़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन कुछ हद तक ठीक है और डिफ्लेशन जो है वो खराब है। यही एक्सपीरियंस किया चाइना ने 2023 में। चाइना इन्फ्लेशन में चला गया था, जिसके कारण कंपनीज का प्रॉफिट कम हुआ और कंपनीज ने वहां से अपनी फैक्ट्रीज को वापस अपने घर पे लेके जाना शुरू कर दिया, जिसका फायदा उठाया वियतनाम ने, मलेशिया ने। ठीक है, अब जो फैक्ट्रीज पहले चाइना में एस्टैब्लिश थे, क्योंकि उनको चाइना में लॉस होना शुरू हो गया, वो डिफ्लेशन में चला गया चाइना का इकोनॉमी, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को ट्रांसफर कर दिया वियतनाम में या मलेशिया में। ठीक है, क्योंकि अब चाइना से उनको लॉस हो रहा था। तो ऐसे इफेक्ट पड़ता है डिफ्लेशन का इकोनॉमी पर। अब जो फैक्ट्रियां लगी थी चाइना में, वहाँ पे जो चाइनीज लोग काम कर रहे थे, अब उनका रोजगार चला गया, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इस तरीके से डिफ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए खराब है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। यही कॉजेज हैं आपके इन्फ्लेशन के। ठीक है, मैंने यही आपको दो बताया। तो या तो है मेरे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की डिमांड बढ़ी, उसने प्राइजेस को भी ऊपर पुल कर लिया। इसको हम इस तरीके से शो करेंगे, डिमांड बढ़ी, उसने प्राइजेस को भी पुल कर लिया। डिमांड कहती मैं तो ऊपर जा रही हूँ, आजा भाई तू भी मेरे साथ ऊपर आ, तो डिमांड ने खींच लिया प्राइजेस को, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपके ओवरऑल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने के कारण जितना आपने प्रोडक्शन किया उससे ज्यादा बढ़ गया। दैट मीन्स योर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, जितना प्रोडक्शन किया उससे ज्यादा डिमांड आ गया, तब आपके जो प्राइजेस बढ़ेंगे हम उसको बोलते हैं कि आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन क्यों होता है? या तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत है इकोनॉमी में, या हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। मार्केट में गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट में गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट में गवर्नमेंट अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को जॉब्स मिल रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है और लोगों का स्पेंडिंग एबिलिटी बढ़ रहा है। तो ये रीज़न हो सकता है। या फिर रिडक्शन इन द टैक्सेस, सरकार ने टैक्स कम कर दिए, टैक्स कम कर दिए तो प्राइजेस कम हो गए, प्राइस कम हो गए तो डिमांड बढ़ गई, फिर डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अल्टीमेटली फिर अगेन इन्फ्लेशन आ गई। तो उसको हम बोलते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर? जो इसका साथ का दूसरा भाई है इसका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जो दूसरा रीजन है कि कॉस्ट ने पुश किया इन्फ्लेशन को, कि कॉस्ट बढ़ी, जिसने धक्का मारा प्राइजेस को कि भाई तुम भी बढ़ लो। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली प्राइजेस क्या है? प्राइजेस आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था आपका? वेजेस का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, या इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल, यही सारा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो या तो कॉस्ट बढ़ी जिसके कारण आपके प्राइजेस बढ़े, तो कॉस्ट बढ़ने के कारण प्राइजेस बढ़ गए, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और ये इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बोलते हैं, कि सप्लाई की तरफ से दिक्कत आ गई, सप्लाई की तरफ से दिक्कत आ गई कि सप्लायर को चीज़ें महंगी पड़ रही हैं, इसलिए उसने प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इनपुट्स का, लेबर का या रॉ मटेरियल का। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, जिसने बिजनेस को क्या होगा? बिजनेसमैन जो है वो प्राइस बढ़ा दे सॉरी, प्राइस के बढ़ने पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने पर या तो बिजनेसमैन क्या करेगा? प्राइस बढ़ाएगा। अगर प्राइस नहीं बढ़ाएगा तो फिर उसको क्या होगा? लॉस हो रहा होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर वो प्राइस में चेंज नहीं कर रहा तो फिर वो क्या करेगा? वो कम प्रोडक्शन शुरू करेगा उन प्रोडक्ट्स का जिन प्रोडक्ट्स पे उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में सप्लाई की तरफ से दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। एंड दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों आता है? या तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, या आपने सप्लाई कम कर दिया, आउटपुट कम हो गया, या इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा हो गए, मतलब सप्लाई की तरफ वाली सारी दिक्कतें, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, या इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस महंगा हो गया। इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस महंगा हो गया, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो सप्लायर
जो बिजनेसमैन इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है उसको वो प्रोडक्ट महंगा मिला, उसने आगे महंगा बेचा। ठीक है, तो ये सारी आपकी सप्लाई साइड की दिक्कतें होती हैं जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो आप इनको कॉजेज भी कह सकते हो, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, या टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल या कॉस्ट पुश। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन का कैटेगरी कि इन्फ्लेशन रखेंगे अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन, कि हर साल इन्फ्लेशन कितनी बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग हम इन्फ्लेशन को कौन कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं। सबसे पहले लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन किसे कहा जाएगा? अगर आपकी इकोनॉमी में हर साल इन्फ्लेशन देखने को मिलती है 3% तक, ठीक है, दैट देयर इज अ ग्रेजुअल राइज, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज है इन्फ्लेशन में, बहुत धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं चीज़ों के, तो उनको बोला जाएगा लो इन्फ्लेशन। दैट द इन्फ्लेशन रेट इज लेस देन 3% एनुअली, कि 3% तक ही इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती है, ऐसी इन्फ्लेशन को बोलेंगे लो इन्फ्लेशन। देन गैलपिंग इन्फ्लेशन। गैलपिंग इन्फ्लेशन क्या होगा कि अब ये गैलप कर रही है इकोनॉमी को, ये इकोनॉमी को खा जाएगी। गैलप करना मतलब निगलना, ये इकोनॉमी को निगल जाएगी, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, ये उस टाइम होगा जब आपकी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है एट डबल डिजिट और इवन, ठीक है, डबल डिजिट मतलब जब आप 2 डिजिट्स में चले गए, ठीक है, मतलब 10% से ज़्यादा, 10% और मोर इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट। अगर महंगाई का रेट जो है वो 10% या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि आपकी इकोनॉमी में गैलपिंग इन्फ्लेशन है। ठीक है, इसको जंपिंग इन्फ्लेशन या रनिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर 3 से कम तो लो, 10 से ज़्यादा तो गैलपिंग, इसके बीच वाला कहाँ गया? इसके बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन when the rate of inflation is 3 to 9% पर एनम। अगर आपके इन्फ्लेशन का रेट 3 से 9% है तो आप उसको बोलते हो वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक, इन्फ्लेशन 3% से कम इन्फ्लेशन रेट है साल का, वॉकिंग इन्फ्लेशन 3% से 9% है इन्फ्लेशन रेट साल का। फिर गैलपिंग इन्फ्लेशन 10% या उससे ज़्यादा रेट है आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का। फिर इसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होगा? हाइपर इन्फ्लेशन में आपका जो इन्फ्लेशन का रेट है वो मोर देन 100% हो जाएगा पर एनम। अगर आपकी इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाएगा कि हर साल 100% से भी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो रही हैं, ठीक है, उसको कहा जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन। रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस ओवर ए शॉर्ट पीरियड, बहुत जल्दी आपके प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। हाइपरइन्फ्लेशन अकर्स व्हेन अ प्राइस राइज एट एन एनुअल रेट एक्सीडिंग 3 डिजिट। 3 डिजिट मतलब 100% से भी ज़्यादा पर अगर आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ते हैं तो आप उसको बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। सबसे पहले ये जर्मनी में देखने को मिला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसके बाद जिम्बाब्वे में देखने को मिला 2000 पे। मंथली इन्फ्लेशन इज 79 बिलियन %, 79 बिलियन टाइम्स आपका इन्फ्लेशन बढ़ा मंथली बेसिस पर जिम्बाब्वे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, हाइपर इन्फ्लेशन केस ऑफ जिम्बाब्वे। ये आपका होमवर्क है, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है, और कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। बट ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आप इसको पढ़िएगा और ऑफिशियल सोर्स से पढ़िएगा और विकिपीडिया से पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको बहुत नई नई चीज़ें पता लगेगी कि इतना ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस हुआ जिम्बाब्वे में कि वहाँ पे 79 बिलियन टाइम्स एक महीने में प्राइसेस बढ़ गए, तो ये देखने को मिला। तो हाइपर इन्फ्लेशन का केस है, वो जरूर स्टडी कीजिएगा। सो ये सब कैटेगरीज हैं, लो इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन, मेथड्स क्या है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। सबसे पहले वी हैव WPI। WPI स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI stands for wholesale price index. Then we have CPI, where CPI stands for consumers price index. And we have GDP deflator. And we have
जीडीपी डिफ्लेटर। तो WPI स्टैंड फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स, देन CPI स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर। ये तीन मेथड्स हैं, इनको वन बाय वन अब हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या कहता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स कहता है कि किस प्राइस पर होलसेलर ने प्रोडक्ट परचेज किया फैक्ट्री से। फैक्ट्री से होलसेल पे प्रोडक्ट परचेज किया, उस प्राइस को कहा जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। और होलसेलर ने उसे किस प्राइस पर रिटेलर को बेचा, उसे कहा जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेलर ने कितने का खरीदा फैक्ट्री से और रिटेलर को कितने का बेचा, उसको कहा जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स हम पहले मेजर यूज करते थे बिफोर 2014। इंडिया में हम ये मेजर यूज करते थे 2014 से पहले। ठीक है, WPI में हम इन्फ्लेशन रेट चेक करते हैं होलसेल लेवल पर। मतलब जब एक बल्क क्वांटिटी में हम फैक्ट्री से माल खरीद रहे हैं या बल्क क्वांटिटी में होलसेलर माल बेच रहा है, होलसेल लेवल पर हम ये चेक करते हैं। WPI का डेटा कौन पब्लिश करता है? इट इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाले ये डाटा पब्लिश करते हैं। WPI में कितने आइटम्स हम लेके चलते हैं? 7 आइटम्स। बट दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि हम WPI में सर्विसेज नहीं काउंट करते। WPI में हम सिर्फ गुड्स का प्राइस ही काउंट करते हैं। और कितनी आइटम्स का? 697 आइटम्स का। अब इसमें घर पे इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट भी हैं, फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट भी हैं, कुछ भी है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन था कि आप भैया इसमें सर्विसेज नहीं ले रहे। बट हम तो डेली बेसिस पर, बीइंग ए कंज्यूमर, हम तो डेली बेसिस पे बहुत सारी सर्विसेज का एंजॉय करते हैं। सैलून सर्विसेज, पर्सनल केयर सर्विसेज, ठीक है, या कुक सर्विसेज या होममेड सर्विसेज, किसी भी तरीके की हम सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, उनका प्राइस नहीं हम ले रहे। या हाउसिंग रेंटल सर्विसेज, तो वहाँ पे सर्विसेज का वैल्यू नहीं आ पाता था, जिसलिए WPI को ख़राब माना गया। ठीक है, मीनिंग आपको क्लियर हो जाना चाहिए। WPI क्या है? इसमें वो प्राइस लेंगे कि होलसेलर ने फैक्ट्री से कितने का खरीदा और रिटेलर को कितने का बेचा, वो प्राइस हम चेक करेंगे। ठीक है, तो RBI चेक करता है इन्फ्लेशन को कैसे हमने टैकल करना है। तो RBI पहले डाटा लेता था WPI का, पर 2014 के बाद RBI ने WPI का डाटा लेना बंद कर दिया। WPI अभी भी पब्लिश होता है, पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बट RBI अब WPI का इस्तेमाल नहीं करता। इंडिया में इन्फ्लेशन को कैसे टैकल किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास दो पॉलिसी हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है RBI, फिस्कल पॉलिसी बनाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको हम बजट बोलते हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से RBI टैकल करता है इन्फ्लेशन को, या फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से, मतलब बजट या टैक्सेशन की हेल्प से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टैकल करता है इन्फ्लेशन को, कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, आपने कुछ प्रीवियस न्यूज़पेपर की क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास में सुना होगा कि हाँ जी RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस किए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो RBI कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मॉनेटरी में। अभी हम इसी फैक्ट पे रहते हैं कि हाँ जी RBI मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से इन्फ्लेशन को टैकल करता है। बट वो कौन सी इन्फ्लेशन लेता था? 2014 से पहले वो WPI चेक करता था, 2014 के बाद वो CPI चेक करता है। ठीक है, तो ये WPI के बारे में आपको 4-5 चीज़ें याद करनी है। WPI का डाटा कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें कितने आइटम्स आते हैं? 697 आइटम्स आते हैं। क्या इसमें सर्विसेज आते हैं? नो, इसमें सर्विसेज नहीं आते हैं। WPI का मीनिंग क्या है? WPI का मीनिंग है कि आप होलसेलर फैक्ट्री पर कितने प्राइजेस पर प्रोडक्ट परचेज करता है और कितने प्राइजेस पर रिटेलर को बेच देता है। दिस इज ऑल अबाउट WPI। ठीक है, देन वी हैव CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अब फायदा क्या हुआ? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमने गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी वैल्यू लिया। और अब कंज्यूमर प्राइस क्या है? ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज करता है मार्केट में से। द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट द कंज्यूमर पेज। प्राइस पे कंज्यूमर ने परचेज किया प्रोडक्ट, हम वो प्राइस चेक करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो जो इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस करने को मिला कंज्यूमर्स को, हम उसी लेवल पर बात करेंगे। और किस लेवल पर बात करेंगे? रिटेल लेवल पर बात करेंगे। मतलब जब छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में
कंज्यूमर ने रिटेलर से परचेज किया, जब रिटेलर ने कंज्यूमर को सेल किया प्रोडक्ट, उस प्राइस की हम बात करेंगे, ठीक है, जो कि एक्चुअली मुझे इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग बताएगा। WPI में होलसेलर किस रेट पर प्रोडक्ट परचेज करता है और होलसेलर रिटेलर को किस प्राइस पर प्रोडक्ट सेल करता है उसकी बात करते थे। कंज्यूमर ने कितना पे किया उसकी बात नहीं करते थे। तो मुझे इंडिया में कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो पता नहीं चल पाएगा। तो इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग जानने के लिए हम CPI पे शिफ्ट हो गए 2014 में, ठीक है, RBI। तो CPI में क्या हुआ, 448 आइटम्स आए रूरल एरियाज के और 460 आइटम्स आए अर्बन एरिया, और इसमें गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, ठीक है। अब रूरल एरिया के लिए भी अलग से काउंट होता है, अर्बन एरिया के लिए भी अलग से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काउंट करते हैं। वैसे हम CPI को 4 तरीके से बांटते हैं। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मतलब शहरों में काम कर रहे, इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स का क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर, अगर कोई पर्सन रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लेबर प्रोवाइड करता है और वो जो कमोडिटीज़ का परचेज करता है उसको क्या प्राइस पड़ता है। देन CPI फॉर रूरल लेबर, इसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों लेबर आ जाएंगे और वो वर्क का कहाँ कर रहे हैं, रूरल एरिया में वर्क कर रहे हैं। एंड CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, वो अर्बन एम्प्लॉयज़ जो नॉन मैनुअल मतलब इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो भी हम अर्बन एम्प्लॉयज़ काउंट करेंगे, ठीक है। तो रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनके लिए अलग से एग्रीकल्चर लेबर, जो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर भी और दोनों तरह के काम कर रहे हैं उनके लिए रूरल लेबर वाला कंसेप्ट। देन जो इंडस्ट्री में अर्बन एरिया में जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए अलग से इंडस्ट्रियल वर्कर वाला कंसेप्ट, और जो अर्बन एरिया में सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ का CPI, ठीक है। तो ये सारा डाटा हम चेक करते हैं। 2019 के अकॉर्डिंग हमने CPI को पब्लिश करना शुरू किया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के साथ। जो ओवरऑल CPI का डाटा है, इन चारों का डाटा अलग अलग लोग बनाएंगे, ठीक है। ओवरऑल CPI का डाटा पब्लिश करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और CPI का जो बेस ईयर है हम बेस ईयर मानते हैं 2012 को। CPI का बेस ईयर हम मानेंगे 2012 को 2019 के अकॉर्डिंग, ये याद रखिएगा। बहुत बार प्रीलिम्स में स्टेटमेंट पूछा जाता है दैट व्हाट इज द बेस ईयर फॉर CPI। तो BCA 2019 के अकॉर्डिंग 2012, ठीक है। नाउ कौन कौन इंडेक्सेस पब्लिश करता है। सबसे पहले भी है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर में हम क्या ले रहे हैं, हम इसमें वो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं जो इंडस्ट्रियल वर्कर परचेज करता है, जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्कर परचेज करता है, ठीक है, वो प्राइस देंगे। इसका बेस ईयर क्या है 2016, इसका बेस ईयर क्या है 2016। पहले इसका बेस ईयर था 2001, वो हमने 2016 में चेंज करके 2020 कर दिया। सॉरी अगेन 2001 था इसका बेस ईयर 2016 तक। देन अगेन हमने 2016 वाला जो बेस ईयर है वो ले लिया अक्टूबर 2020 में, ठीक है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का डाटा कौन बनाता है, लेबर ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाऊंगा, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि बहुत बार ये स्टेटमेंट पूछा। हु कंपाइल, यहाँ पे हमने वर्ड किया पब्लिश। पब्लिश कौन करता है और कंपाइल कौन करता है, दोनों में फर्क है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का डेटा कंपाइल करता है लेबर ब्यूरो। देन CPI एग्रीकल्चर लेबर, जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, ठीक है, इनका जो बेस ईयर है वो है 1986-87। देखिए कितना पुराना बेस ईयर चल रहा है। ये हम क्रिटिसिज्म में भी कई बार अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो वो ये क्रिटिसिज्म में लिखते हैं कि एग्रीकल्चर वर्कर का जो बेस ईयर है वो बहुत ज़्यादा पुराना चल रहा है। इसका भी डाटा कौन कंपाइल करेगा, लेबर ब्यूरो वाले। देन CPI रूरल लेबर, तो जहाँ पे लेबर आ रही है, वर्कर लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, तो इनका लेबर ब्यूरो वाले डाटा बना रहे हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। CPI रूरल लेबर का भी जो बेस ईयर है वो 1986-87, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर 2016, इनका 1986-87। क्लियर है, याद रखिएगा। तीनों को कंपाइल कौन करता है, लेबर ब्यूरो। और जो CPI अर्बन रूरल और रूरल अर्बन कंबाइंड, जिसको हम बोलते हैं CPIM, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मर्ज्ड, CPIM
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मर्ज्ड, या CPIC कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मिक्स्ड या मर्ज्ड या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। इसका बेस ये 2012 है, ये अभी हमने पढ़ा 2012 है। और इसका डाटा कौन पब्लिश कर रहा है? इसका डाटा पब्लिश कर रहे हैं NSO वाले। पहले ये डाटा पब्लिश करता था CSO वाले, अब ये डाटा पब्लिश करना शुरू किया है 2019 से NSO ने, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये डाटा कैसे इकट्ठा करते हैं ये आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिए। 2019 से CPI कंबाइंड का डाटा पब्लिश करता है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हो गए CPI के। क्या है WPI और CPI में डिफरेंस पढ़ते हैं। WPI का बेस ईयर 2011-12, CPI कंबाइंड का बेस ईयर 2012। ये 11-12 की बात हो गई, मतलब हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। ये 2012 अकेला है, इसका मतलब हम कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत बार ये इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है कि WPI का बेस ईयर 2011-12 है, उसका मतलब क्या है, और CPI का बेस ईयर 2012 है, उसका मतलब क्या है। ये इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि भाई 2012 का मतलब क्या है। तो 2012 में हम कैलेंडर ईयर ले रहे हैं, जनवरी 2012 से दिसंबर 2012, और 2011-12 में अप्रैल 2011 से मार्च 2012। ठीक है, तो ये बेस ईयर है इनका। नंबर ऑफ आइटम्स 697 प्रोडक्ट्स इन WPI, 200 वेटेड आइटम्स हैं CPI कंबाइंड में। रूरल अर्बन कंबाइंड में ओवरऑल 200 आइटम्स हैं। वैसे हम रूरल एरिया में ले रहे थे 448 और अर्बन एरिया में ले रहे थे 460। ठीक है, सर्विसेज कहाँ इंक्लूड होते हैं? WPI में सर्विसेज नहीं इंक्लूड, CPI में हम सर्विसेज इंक्लूड करते हैं। वेट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट का कितना वेटेज है? WPI में फूड प्रोडक्ट का कम वेटेज है, क्योंकि WPI में हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा वो प्रोडक्ट हैं जो होलसेलर बल्क में परचेज करता है, और इसमें हमारे पास जो ज़्यादा वेटेज है वो वेटेज है ज़्यादा कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स का ज़्यादा वेटेज है CPI में, सॉरी WPI में। CPI में आपके पास जो ज़्यादा वेटेज है वो फूड आइटम्स का वेटेज है। फूड आइटम्स का वेटेज है अराउंड 46%, और WPI में फूड आइटम्स का वेटेज है ओनली 22%। तो कंज्यूमर को तो ये चेक करना है, कंज्यूमर तो डेली बेसिस पर हम जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो खाने से रिलेटेड ही है, तो खाने का प्राइसेस में क्या इफेक्ट आ रहा है, तो हम ये चेक करते हैं। CPI इसलिए ज़्यादा बेटर है, फूड आइटम्स का वेटेज 46%। क्लियर? इसके बाद और क्या हमारे पास डिफरेंस आ जाते हैं? WPI में हम हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को मेजर करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कितना ग्रॉस वैल्यू एडिड हुआ किसी प्रोडक्ट में और उससे प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ा। पर CPI में हम फाइनल प्रोडक्ट का कंज्यूमर प्राइस देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट मार्केट में कितने का बिक रहा है। ठीक है, डेटा कलेक्शन, इसका सेंट्रलाइज डेटा कलेक्शन होता है। सब WPI का डाटा सेंट्रलाइज कलेक्शन होता है, बिकॉज ये मिनिस्ट्री वाले पब्लिश करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके पास इन 1181 विलेजेस एंड 310 टाउन्स, इससे सेंट्रलाइज डाटा नहीं है। हमारे पास कुछ ही विलेज और कुछ ही टाउन्स में हम इसका डाटा इकट्ठा करने जाते हैं, सेंट्रलाइज लेवल पे इसका डाटा इकट्ठा नहीं करते हैं। टाइम लैग की बात करें, इसमें टाइम लैग कम है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्टेप बाय स्टेप डाटा अवेलेबल है। टाइम लैग मतलब कितना डिफरेंस है एक्चुअल टाइम में क्या प्राइस है और आप जो डाटा इकट्ठा करने जा रहे हो वहाँ क्या टाइम में प्राइस है, तो टाइम लैग कम है। यहाँ पे टाइम लैग ज़्यादा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के केस में। ठीक है, बिकॉज कितना इफेक्ट पड़ा ओवरऑल कंज्यूमर प्राइसेस पर वो हमें 1 महीने बाद 2 महीने बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, टमाटर महंगा हुआ मान लीजिए मई में या जून में, उसका इफेक्ट हमें जुलाई अगस्त सितंबर में देखने को मिला। राइट, तो टाइम लैग की हम बात करते हैं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो WPI जो है, WPI में रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादातर हमें लो देखने को मिलता है CPI में के कंपैरिजन में, क्योंकि CPI के केस में आप कंज्यूमर प्राइसेस की बात करते हैं तो कंज्यूमर प्राइस हमें ज़्यादा लगते हैं। WPI के केस में हमें जनरली इन्फ्लेशन कम लगती है, CPI के केस में जनरली इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है WPI के मुकाबले। बट मैं अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में WPI बहुत टाइम से डबल डिजिट चल रहा था। इंडिया में WPI बहुत टाइम से डबल डिजिट चल रहा था, 10% से भी ज़्यादा था, और CPI आपका 4-5% है। ठीक है, तो इंडिया में ये इंडिया वाले हम डिफरेंट चलते हैं, इंडिया में ये अलग हो जाता है। इंडिया में WPI ज़्यादा रहती है, CPI कम रहती है।
मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, कंज्यूमर प्राइसेस में इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिलता, बिकॉज इंडिया का जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं CPI और WPI में। इसके बाद जो नेक्स्ट था हमारे पास GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर जो थर्ड मेजरमेंट इंडेक्स है हमारा निकालने के लिए, इन्फ्लेशन रेट चेक करने के लिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, GDP एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस। दिस इज योर GDP डिफ्लेटर, ठीक है। तो GDP एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस। करंट प्राइस वाली GDP को हम क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको GDP वाले चैप्टर में करवाया हुआ है, नॉमिनल GDP। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर के प्राइस वाली GDP को हम क्या बोलते हैं, GDP। तो जब आप डिवाइड करोगे नॉमिनल GDP को रियल GDP के साथ तो आपके पास आ जाएगा GDP डिफ्लेटर। ये मुझे बताएगा कि क्या डिफरेंस है करंट प्राइस में और किसी बेस ईयर के प्राइस में। करंट प्राइस में और किसी बेस ईयर के प्राइस में क्या डिफरेंस है, मुझे यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि कैसे निकाला जाएगा। मान लीजिए 2024 में किसी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ 100 किलोग्राम से वीट, और 2024 में वीट का प्राइस है 20 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। तो मैं कहूँगा मेरी नॉमिनल GDP कितनी है, 100 इंटू 20, दैट मीन्स 2000, राइट। बट अगर मैं इसको किसी बेस ईयर के साथ कंपेयर करूं, मान लीजिए CPI वाला बेस ईयर ले लो। CPI वाला बेस ईयर है मेरा 2012 में वीट का प्राइस था मान लीजिए 12 रुपये, है ना, एग्जांपल के लिए 2012 में वीट, तो 12 रुपये प्राइस के अकॉर्डिंग मेरी रियल GDP कितनी हो गई, मेरी रियल GDP हो जाती है 1200 रुपये। तो GDP डिफ्लेटर क्या बताएगा मुझे कि प्राइजेस में कितना चेंज आया, 2000 बटा 120, इसको निकाल लेंगे, जितना भी आएगा आंसर उतना परसेंट मेरे प्राइसेस बढ़ गए वीट के 2012 से 2024 में। 12 साल में वो मुझे बता देगा कि प्राइसेस कितने बढ़े हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, अबाउट 67%। तो अबाउट 67% आपके प्राइसेस में चेंज आया है वीट के 2012 से 2024 में। ऐसे आप GDP डिफ्लेटर से भी इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हो कि इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है। इसके बाद एक डिफरेंट हमारे पास इंडेक्स और आता है, इसके बारे में हम बात कम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम ये हमें न्यूज़पेपर में देखने को या पढ़ने को मिलता है, दैट इज़ PPI, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे आप प्रोड्यूसर का प्राइस चेक करो कि प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल कितना और उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना पड़ा, ये प्राइस आप चेक करो। जो प्रोड्यूसर ने प्राइस पे किया उसका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी बनाया जाए। इसमें हम कंज्यूमर के प्राइस देखने की बजाय हम क्या ट्रैक करते हैं, द एवरेज प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को कितना प्राइस पड़ा रॉ मटेरियल का, मैं वो चेक करूंगा rather than मैं कंज्यूमर को क्या प्राइस पड़ा पे परचेज करते टाइम पे। क्योंकि कंज्यूमर ने जो प्राइस पे किया उसमें प्रॉफिट भी ऐड है, उसमें टैक्स भी ऐड है, तो मैं प्रॉफिट और टैक्स का इफेक्ट भी चेक करना चाहता हूँ इकोनॉमी में। इसलिए मैं चेक करूंगा कि प्रोड्यूसर ने कोई प्रोडक्ट कितने का खरीदा और प्रोडक्ट कितने का बन के तैयार हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, उसके बाद जो प्राइस में राइज आ रहा है वो प्रॉफिट के कारण आ रहा है या टैक्स के कारण आ रहा है। तो थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेटेड मैनर में स्टडी करने के लिए हम स्टडी करते हैं PPI को। PPI में हम टैक्स, प्रॉफिट मार्जिन्स, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं जो प्रोड्यूसर को तो पड़े ही नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर ने तो प्रोडक्शन किया और कॉस्ट लगा दिया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। बाकी के जो खर्चे हैं, टैक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया, ये तो CPI में ऐड होते हैं, कंज्यूमर को भरने पड़ते हैं। तो इसमें तो प्रोड्यूसर का रोल ही नहीं होता, ठीक है। और प्रोड्यूसर को जो इफेक्ट करते हैं प्राइजेस, वो रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट करेंगे कि रॉ मटेरियल उसने कितने का खरीदा, उसमें कितना टैक्स है, उसको अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है तो उसको शिपिंग कॉस्ट कितना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट कितना पड़ा। तो वो क्या ये चेक करने के लिए कि कॉस्ट बढ़ने के कारण प्राइसेस बढ़ रहे हैं या डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसके लिए हम PPI भी चेक करेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि मार्केट में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है या डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। कि प्रोड्यूसर को प्राइसेस नहीं महंगे पड़ रहे, CPI बढ़ रहा है, इसका मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। अगर प्रोड्यूसर के भी प्राइसेस महंगे हो रहे हैं तब मैं कहूँगा नहीं जी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। क्लियर? सो दीज आर आवर मेजर्स इन्फ्लेशन।
अब अगर इंडिया में हम इन्फ्लेशन की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2014 में हम WPI पर इन्फ्लेशन चेक करते थे, बट WPI की लिमिटेशंस को देखते हुए, क्या लिमिटेशंस, कि यहाँ पे हम सर्विसेज की वैल्यू काउंट नहीं करते, और जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे फ्यूल्स की वेटेज ज़्यादा है, इसलिए RBI शिफ्ट हो गया 2014 में CPI पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर, कि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा को ज़्यादा रेलेवेंट डाटा मानेंगे इन्फ्लेशन का रेट चेक करने के लिए इंडिया में। ठीक है, सो दीज आर ऑल important measures for your checking the inflation in India. Next we have, now आगे बढ़ते हैं अगेन। अब हमारे पास कुछ important terms आ जाएंगे। हमने ये देख लिया that how to measure the inflation in our country. ना कुछ important terms related to inflation जो हम न्यूज़ में सुनते हैं, इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, या एक इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से हम जरूरी है। सो वी हैव हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन, जहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है द इन्फ्लेशन विच इज इन द इकोनॉमी, प्रेजेंट इन द इकोनॉमी, बट इफेक्ट्स द इकोनॉमी इन अ सेंस दैट इट इफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जहाँ पे हम ओवरऑल इन्फ्लेशन का इकोनॉमी का चेक करते हैं, जहाँ पे हम प्राइस राइज चेक करेंगे फूड का, फ्यूल का और सारी कमोडिटीज़ का। ठीक है, ये ज़्यादातर WPI से रिलेटेड है, दो CPI वैल्यूज ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन हायर इन्फ्लेशन। ठीक है, सिंपली हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब वो इन्फ्लेशन आपका जहाँ पे हम फूड, फ्यूल और सारे आइटम्स का प्राइस चेक करते हैं। वैसे तो मैंने आपको कहा कि RBI चेक करता है CPI कंबाइंड, RBI CPI कंबाइंड चेक करता है, बट मुझे ओवरऑल इन्फ्लेशन चेक करना है इकोनॉमी में, तो ओवर करने के लिए हम WPI CPI सारी चीजें देखते हैं, तो वहां पे हम उसको नाम दे देते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन का, हेडलाइन इन्फ्लेशन का। ठीक है, देन वी हैव कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में हम फूड प्राइसेस को और फ्यूल प्राइसेस को नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जहां पे हम इन्फ्लेशन चेक करना चाहते हैं नॉन फूड आइटम्स का, इसको नॉन फूड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसमें हम फूड और फ्यूल के प्राइजेस को कैलकुलेट नहीं करते हैं, बिकॉज फूड और फ्यूल के बजाय किसी और चीज़ के प्राइस में क्या इंक्रीज आया वो हम कोर इन्फ्लेशन में चेक करते हैं। देयर इज़ नो डायरेक्ट इंडेक्स फॉर कोर इन्फ्लेशन, इसके लिए कोई डायरेक्ट इंडेक्स नहीं है। हम WPI या CPI ही मेजर करेंगे और बीच में से फूड या फ्यूल का जो वेटेज होगा वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो बेसिक टर्म्स इनके मीनिंग, व्हाट इज इन्फ्लेशन टैक्स? इन्फ्लेशन टैक्स, जब महंगाई बढ़ रही है और महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स लगा दिया। ठीक है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा होने के कारण प्राइजेस बढ़ गए। ठीक है, तो प्राइजेस बढ़ रहे थे या फिर डिमांड ज़्यादा हो रही थी, तो इस डिमांड को टैकल करना होगा। इस डिमांड को टैकल करने के लिए सरकार ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिए, या तो जिससे प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो चीज़ को परचेज करना हमारे परचेजिंग पावर से बाहर हो जाएगा, या फिर हम इनकम टैक्स लगा देंगे कि लोगों के हाथ में इतना इनकम ही ना रहे कि अब वो दोबारा डिमांड कर सकें उस लेवल पर जिस लेवल पर वो पहले कर रहे थे। तो डिमांड कम होगा, धीरे धीरे अगेन प्राइजेस कम हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता है वो आपकी परचेजिंग पावर कम कर देता है। ठीक है, किस तरीके से? वेजेस एंड वी हैव रियल वेजेस। आप जो इनकम अर्न करते हो, हमने उसको वेजेस का नाम दे दिया, और उसको दो टर्म्स में पढ़ेंगे, मनी वेज और रियल वेज। मनी वेज जो एक्चुअल कैश आपको रिसीव हुआ, से मान लीजिए मेरी 10,000 रुपये सैलरी है, तो 10,000 रुपये जो मुझे सैलरी मिली, दैट इज माई मनी वेज। ठीक है, अब इस 10,000 रुपये कैश से मैं क्या कुछ परचेज कर सकता हूँ, वो मेरे रियल वेजेस होते हैं, उसी को हम परचेजिंग पावर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक महीने में 100 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज करता हूँ अपनी कार में, 100 लीटर पेट्रोल यूज करता हूँ अपनी कार में। ठीक है, और ये 100 रुपये का ही पेट्रोल है 1 लीटर, तो मेरा 10,000 रुपया इधर निकल गया। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे रियल वेजेस कितने हैं? 100 लीटर पेट्रोल।
बट अब अगर ये प्राइस बढ़ जाए पेट्रोल का प्राइस बढ़ के 120 रुपीज़ हो जाए, पेट्रोल का प्राइस बढ़ के 120 रुपीज़ हो जाए, तो मैं अब 100 लीटर पेट्रोल नहीं यूज़ कर पाऊंगा। मेरा जो कंजम्पशन है वो 83 लीटर्स का ही रह जाएगा। तो पहले मैं अपनी गिवन इनकम से 100 लीटर पेट्रोल परचेज कर पाता था, बट क्योंकि प्राइस बढ़ गए तो अब मैं 83 लीटर ही पेट्रोल परचेज कर पाऊंगा, जिसको बोलते हैं कि हम इन्फ्लेशन के आने पर, महंगाई के आने पर मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मेरी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पीपल हु होल्ड करेंसी सफर्स। अब उस टाइम पे क्योंकि आपकी इकोनॉमी में, आपके पास मार्केट में पैसा आ रहा है, डिमांड आ रही है, इसलिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे लोगों को पैसा बैंक में एफडी करवानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मार्केट में लोगों की डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो लोग अपने पास कैश होल्ड करके करेंगे उनको कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं मिलेगा, तो वो सफ़र करते हैं। और गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट उठाते हैं नया करेंसी प्रिंट करके। गवर्नमेंट फ़ायदा उठाएंगे नया करेंसी प्रिंट करके। इस टर्म के लिए एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं, सेग्न्यूरेज। एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं, सेग्न्यूरेज। सेग्न्यूरेज क्या होगा, से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को प्रिंटिंग कॉस्ट कितना पड़ा, 500 रुपये का नोट है, इसको प्रिंट करने का, इसको छापने का खर्चा कितना होगा, 5 रुपये, मैक्सिमम 5 रुपये। ठीक है, तो मान लो ये 500 का नोट क्या है, ये टॉफ़ी है, तो 5 रुपये की टॉफ़ी बनाई, बेची कितने की, 500 रुपये की, है ना। एक नोट बनाया, 5 रुपये का नोट है, 500 में बेच दिया, तो सरकार को बेनिफिट हो गया 495 रुपीज़ का। इसलिए हम कहते हैं कि प्रिंटिंग करके पैसा सरकार पैसा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक टैक्स के रूप में काम करता है, लोगों के टैक्स लगता है। 5 रुपये वाला प्रोडक्ट बनाकर 5 रुपये का नोट बनाया और 495 रुपये टैक्स लग गया, तुमने उसको 500 का बेचा। ठीक है, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, सेग्न्यूरेज। तो इन्फ्लेशन टैक्स क्या है, इन्फ्लेशन टैक्स है सेग्न्यूरेज, जब गवर्नमेंट मनी प्रिंट करके मार्केट में भेजते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं, दैट इज सेग्न्यूरेज, या इसके लिए एक और वर्ड है इन्फ्लेशन टैक्स। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट टर्म, इन्फ्लेशन स्पाइरल। इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या है, जब वेजेस बढ़े, है ना, लेबर ने डिमांड किया किसी भी कारण के हमारे वेजेस बढ़ा दो, हमारी मांगे पूरी करो, वो धरने पर बैठ गए हैं, हमारी मांगे पूरी करो, चाय के साथ बिस्किट दो, हमें चाय मिलती है काम करते हुए, बिस्किट भी मिलने चाहिए। बिस्किट रेफर्स टू के बहुत थोड़ा सा इनकम उनका बढ़ेगा। ठीक है, तो वो धरने पर बैठ गए, तो मैनेजमेंट को लगा कि यार फैक्ट्री इनकी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी, तो इनके वेजेस बढ़ा दिए, तो वेजेस बढ़ गए। अब वेजेस आर अल्टीमेटली पार्ट ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट बढ़ गया। कॉस्ट इज अल्टीमेटली पार्ट ऑफ प्राइजेस, तो प्राइजेस बढ़ गए। अब प्राइजेस बढ़ेंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, जिंदगी जीवन निर्वाह करने का खर्चा ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो हम धरने पे फिर दोबारा बैठ जाएंगे कि भाई हमारी सैलरी इंक्रीज करो, हमारा इतनी सैलरी में कुछ नहीं बढ़ रहा, तो फिर वेजेस बढ़ेगा, फिर यही सर्कल शुरू, वेजेस बढ़ा, कॉस्ट बढ़ा, प्राइजेस बढ़े, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा, फिर वेजेस बढ़े, फिर अगेन कॉस्ट बढ़ा, प्राइजेस बढ़ा। तो ये एक चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल या इन्फ्लेशन स्पाइरल। एक ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे वेजेस और प्राइजेस दोनों बढ़ रहे हैं और वो कंटिन्यूसली एक दूसरे को बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। वेजेस बढ़े, कॉस्ट बढ़ी, प्राइजेस बढ़े, प्राइजेस बढ़े, फिर वेजेस बढ़े, कॉस्ट बढ़ी, प्राइजेस बढ़े। और ये फिनोमिना पहली बार हमें देखने को मिला यूएस में, जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ उसके बाद। तो इसको इन्फ्लेशन स्पाइरल भी बोलते हैं, या इसके लिए एक और टर्म यूज होती है, वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, देन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, जितना भी हमने नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी या रियल इंटरेस्ट, नॉमिनल इंटरेस्ट कुछ भी पढ़ा, वहाँ पे जब मैं किसी चीज़ को इन्फ्लेशन के एडजस्ट करके कैलकुलेट करूँगा, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। जब मैं इन्फ्लेशन को भी साथ में मेजर करके चलूँगा, उसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बोलते हैं। जब हम ट्रू वैल्यू देखने के लिए क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करते हैं, उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। देन इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल इंटरेस्ट एंड रियल इंटरेस्ट रेट, द डिफरेंस बिटवीन द
नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक्चुअल में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, नॉमिनल रेट ऑफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रियल इंटरेस्ट क्या होता है, रियल इंटरेस्ट होता है जब हम नॉमिनल इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे इन्फ्लेशन का रेट। मान लीजिए इकोनॉमी में आपके पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है 12%, कि आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो, आपको 12% ब्याज बढ़ता है, बट रियल इंटरेस्ट क्या होगा, 12% ब्याज है, 4% इन्फ्लेशन है, तो रियल इंटरेस्ट क्या रह जाएगा 8%। मतलब 4% महंगाई का सामना तो बैंक को भी करना पड़ा, बैंक के भी खर्चों में 4% खर्चा ऐड हुआ होगा, महंगा हुआ होगा, तो बैंक को एक्चुअल कितनी कमाई हुई 8%, जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इन्फ्लेशन प्रीमियम। के महंगाई अगर निकाल दी जाए तो बैंक को एक्चुअल कितना प्रीमियम मिला, बैंक को कितना एक्चुअल प्रॉफिट मिला, ठीक है, कितना ब्याज वो ले रहा था, उसमें से अगर हम महंगाई निकाल दें तो जो डिफरेंस आएगा वो मेरा इन्फ्लेशन प्रीमियम, कि मैं उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो मैं इन्फ्लेशन को भी अपने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऐड करके चलता हूँ। क्लियर, दैट इज इन्फ्लेशन प्रीमियम। फिर इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है फिलिप कर्व का, बहुत बार प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। फिलिप कर्व का कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड किया A.W. फिलिप नाम के पर्सन ने, तो उन्होंने अपने नाम पे ही इस कर्व को नाम दे दिया फिलिप कर्व। जैसा मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि इन्फ्लेशन का पॉजिटिव रिलेशन है किस चीज़ के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ। महंगाई बढ़ी तो सप्लायर को लगा मुझे मेरे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, सप्लायर ने ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू किया, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उसे ज़्यादा लेबर लगाया, तो लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिला। और बदले में जब डिफ्लेशन होगा, मतलब महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी, सप्लायर को प्रॉफिट कम होगा, सप्लायर को प्रॉफिट कम हुआ तो उसने प्रोडक्शन कम किया, उसने प्रोडक्शन कम किया तो लोगों को काम से निकालना पड़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये रिलेशन बताया हमें A.W. फिलिप ने अपने फिलिप कर्व के साथ। तो इसीलिए ये फिलिप कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है ये फिलिप कर्व, जो मुझे बताता है कि अगर महंगाई कम होगी 6% से 5%, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, जैसे जैसे महंगाई कम हो रही है जैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, 1 से 2%, 2 से 3%, 3 से 4%। तो जैसे जैसे महंगाई कम होगी वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है। तो फिलिप कर्व मुझे बताता है कि इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में इन्वर्स रिलेशनशिप है, बस आपको ये याद रखना है। यही क्वेश्चन आपको मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन फिलिप कर्व का पूछा जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कौन सी कर्व है जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव रिलेशन बताती है, तो वो फिलिप कर्व है। फिलिप कर्व जो है वो हमें देखने को मिला 1970s के करीब करीब, जहाँ पे हमारे पास फिलिप कर्व हमें देखने को मिला 1917 तक, ठीक है, कि हाँ जी यही चीज़ है। 1970s के बाद गया मार्केट में स्टैगफ्लेशन का, 1970 के बाद मार्केट में एक नया पॉइंट आ गया स्टैगफ्लेशन का, जहाँ पे स्टैगफ्लेशन होता है जो फिलिप कर्व को नहीं मानता कि इकोनॉमी में महंगाई भी है, चीज़ें महंगी भी हो रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जो पिछले कुछ सालों से हमें यूएसए में देखने को मिल रहा है कि यूएसए में महंगाई भी बढ़ रही है, इसका मतलब सप्लायर्स को प्रॉफिट भी हो रहा है, बट वो प्रॉफिट बहुत कंसंट्रेटेड है, कुछ ही कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे और उनका प्रोडक्शन लो है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे हम स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन पढ़ते हैं। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन होता है इन्फ्लेशन का बढ़ना, जीडीपी का बढ़ना पर अनएम्प्लॉयमेंट का भी बढ़ना, दिस इज स्टैगफ्लेशन। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि फिलिप कर्व का ऑपोजिट क्या है, फिलिप कर्व का क्रिटिसिज्म क्या है। फिलिप कर्व का क्रिटिसिज्म है स्टैगफ्लेशन। कर्व तो कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट कम होता रहेगा, इन्फ्लेशन कम होएगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो नेगेटिव रिलेशन है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में, ये कहता है फिलिप कर्व। बट स्टैगफ्लेशन आया, स्टैगफ्लेशन ये टर्म है, स्टैगफ्लेशन का टर्म बोलता है कि भाई जीडीपी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पर इन्फ्लेशन के बढ़ने पर अनएम्प्लॉयमेंट कम होने के बजाय अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, ठीक है। तो वो स्टैगफ्लेशन बताता है। ये आपको याद रखने हैं छोटे छोटे मीनिंग, ठीक है। सबसे पहले द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज रेट इन यूके, इस नाम का पेपर पब्लिश किया फिलिप्स ने, A.W. फिलिप इनका नाम है, A.W. फिलिप।
इस नाम के पर्सन ने अपना ये पेपर पब्लिश किया, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने क्या क्या रिलेशन देखा, अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज रेट, मतलब लोगों की इनकम में क्या चेंज आता है उसका रिलेशन देखा अनएम्प्लॉयमेंट के साथ और महंगाई के साथ। 1861 से 1957 तक का डाटा लिया। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि भाई अगर वेजेस बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है लोगों की, ठीक है, इसका मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। तो यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव रिलेशन देखा KW फिलिप ने, पर स्टैगफ्लेशन इसका ऑपोजिट है। क्लियर? आई गेस आपको फिलिप का अच्छे से समझ आया होगा। देन वी हैव डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। जब जनरल प्राइस लेवल में डिक्रीज आएगा उसको हम बोलेंगे डिफ्लेशन। वही एग्जांपल 21, 22, 23, 24 हमने एग्जांपल किया, 100 रुपये, 110 रुपये, 105 रुपये, 95 रुपीज़। तो वो सारा डिफ्लेशन का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ और इसका इम्पैक्ट भी बता चुका हूँ कि डिफ्लेशन होगा तो इकोनॉमी में आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांस आएंगे। यही फिलिप का भी है। इन्फ्लेशन कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, इन्फ्लेशन कम होके नेगेटिव चला गया, इसका मतलब डिफ्लेशन हो गया। डिफ्लेशन हो गया तो और वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा। तो डिफ्लेशन हम पढ़ चुके हैं। देन इसके बाद डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मीनिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ, दैट डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई है अभी इकोनॉमी में, पर महंगाई का रेट कम हो गया। 2021 में किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपये था, 2022 में वो चीज़ 110 की हो गई तो महंगाई हो गई 10%। बट 2023 में वो चीज़ 105 की रह गई तो महंगाई रह गई 5%। क्लियर? तो डिसइन्फ्लेशन भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन है सेक्टोरल इन्फ्लेशन। सेक्टोरल इन्फ्लेशन कि इकोनॉमी में महंगाई तो है पर सारे सेक्टर्स में नहीं है। हो सकता है प्राइमरी सेक्टर में महंगाई हो, सेकेंडरी में ना हो, टर्शरी सेक्टर में महंगाई हो, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में ना हो। तो सेक्टर वाइज महंगाई अलग अलग है। किसी सेक्टर में ज़्यादा महंगाई है, किसी सेक्टर में कम महंगाई है, डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर इस टाइम डिमांड सर्विसेज की है तो इंडस्ट्री में महंगाई कम होगा, इस टाइम डिमांड प्राइमरी गुड्स की है तो सर्विस सेक्टर में आपके पास इन्फ्लेशन कम होगी। तो उसको बोलते हैं जहाँ पे सस्टेन्ड प्राइस राइज इंक्रीज है। किसी किसी कमोडिटीज़ में, कोई ही कमोडिटीज़ में प्राइस राइज हो रहा है, किसी किसी कमोडिटीज़ में प्राइस राइज नहीं हो रहा। तो सेक्टर वाइज इन्फ्लेशन अलग अलग है, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्क्यूफ्लेशन। फिर इसके बाद रीफ्लेशन। रीफ्लेशन में क्या होगा, जब आपकी इकोनॉमी को डेंट मिला, जब आपकी इकोनॉमी में कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, फॉर एग्जांपल कोविड की सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, तो हम कोविड से बचने के लिए सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने खुद का एक्सपेंडिचर किया। गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जिससे लोगों को नौकरियां मिली और मार्केट में पैसा आया और इकोनॉमी में थोड़ा बूस्ट मिला। ठीक है, तो जब मार्केट में पैसा भेजा गया सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, जिसके कारण लोगों को इनकम मिली और लोगों ने डिमांड बढ़ाई और धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ने लगी दोबारा, उसके लिए हम वर्ड यूज इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट खुद चाहती है इकोनॉमी में बूस्ट लाना, इकोनॉमी में ग्रोथ लाना, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। तो उस टाइम पे या तो सरकार खर्चा करे, या सरकार खर्चा नहीं कर रही तो क्या करे, टैक्स कम कर दे, जिसको हम बोलते हैं रीफ्लेशन। क्योंकि आपकी इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा डिमांड कम हो गई है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्चा करने के लिए, जिसके चलते डिमांड नहीं है तो प्राइजेस भी डिफ्लेशन वाली साइड जा रहे हैं। तो डिफ्लेशन से निकलने के लिए सरकार इन्वेस्टमेंट करे, सरकार खर्चा करे, मार्केट में पैसा आए, जिससे धीरे धीरे महंगाई होनी, इन्फ्लेशन होनी दोबारा शुरू हो और जो प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट होना शुरू हो, ताकि वो दोबारा प्रोडक्शन बढ़ा सके। दैट इज डिफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास इन्फ्लेशन भी है इकोनॉमी में और अनएम्प्लॉयमेंट भी है इकोनॉमी में। ये फिनोमिना आपको देखने को मिला यूएसए में 1970 के बाद। जब 1970 के बाद यूएसए में जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो हम 5 ईयर प्लान्स के साथ, या जब हम इंडस्ट्री में पहुंचेंगे, प्लानिंग में पहुंचेंगे, तब हम पढ़ेंगे वो सारा हिस्टोरिकल एंगल कि कैसे 1970 के बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आपको ये टर्म्स का मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। फिर इसके बाद हमारे पास बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो याद हो, ठीक है, एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो हमने पढ़ लिया था, अब इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जब मेरे पास रिसेशन है या डिप्रेशन है, डिप्रेशन के टाइम पे चलता है डिफ्लेशन।
डिप्रेशन के टाइम पीरियड में चलता है डिफ्लेशन। मतलब आपकी इकोनॉमी में डिप्रेशन है, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है डिमांड करने को, तो एग्रीगेट डिमांड लो है एग्रीगेट सप्लाई से, तो डिफ्लेशन है, ऑटोमेटिकली चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे इकोनॉमी में रिकवरी होगी, जैसे जैसे होगी, तो रिकवरी के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सरकार इकोनॉमी में पैसा रखेंगे, सरकार पैसा इकोनॉमी में लेके आएंगे, तो रिकवरी के टाइम पे फिर जो धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उसको हमने क्या पढ़ा अभी पिछली वाली स्लाइड पे, वो रिफ्लेशन होगा, तो रिफ्लेशन आ जाएगी। फिर आप इकोनॉमी में बैलेंस सिचुएशन पे आ गए। बैलेंस के बाद यहाँ पे इस स्टेज को हमने क्या नाम दिया था, एक्सपेंशन स्टेज। तो एक्सपेंशन स्टेज में क्या होगा, अब इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, ठीक है। फिर आप बूम पे पहुंच गए, तो बूम वाली सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। फिर इसके बाद थोड़ा सा डिप देखने को मिला, मतलब रिसेशन आ गया। रिसेशन के टाइम पे क्या होगा, आप डिसइन्फ्लेशन में चले जाओगे, महंगाई धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, महंगाई का रेट कम हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि एक्सपेंशन में इन्फ्लेशन होती है, ठीक है, डिप्रेशन में डिफ्लेशन होती है, रिसेशन में आपके पास डिसइन्फ्लेशन होती है, और रिकवरी में रिफ्लेशन होती है। आपको ये इकोनॉमिक इंसिडेंसेस याद रखने हैं कि कौन से बिजनेस साइकिल में कौन से क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, ताकि ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि हम अगर आंसर लिख रहे हैं, अगर मेंस का भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक आंसर हो कि किस तरीके से हम चीज़ों को मेजर करेंगे। अब मान लीजिए हम कोविड की बात करें, तो कोविड टाइम पीरियड में हम कह सकते हैं कि हम रिसेशन में चले गए थे, हमारा जीडीपी फॉल कर गया था, तो उस टाइम पे हमें डिसइन्फ्लेशन देखने को मिला, महंगाई का जो रेट है वो कम हो गया। तो इस तरीके से आप लिंकअप भी करते हैं चीज़ों को, ठीक है, सो दैट आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना ईजी हो जाए, और मेंस का अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो वो भी अटैम्प्ट करना ईजी हो जाए, ठीक है, क्लियर है, यस। देन एक और इंडेक्स अलग से हम पढ़ते हैं, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, जिसमें हम बात करते हैं हाउस के प्राइसेस की या रेंटल प्रॉपर्टी की, कि रेंट में क्या इंक्रीज आया, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी प्राइस ट्रांजैक्शन इन द 10 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। जो 10 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया हैं, वी हैव दिल्ली, वी हैव बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, तो जो इंडिया के, वहाँ हम एक हाउसिंग प्राइस इंडेक्स देखते हैं, ठीक है। इसका बेस ईयर जो है वो आरबीआई डिसाइड करता है, और इसका बेस ईयर हम क्या मान के चलते हैं, 2010-11। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स भी कौन पब्लिश करता है, आरबीआई पब्लिश करता है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखना है, प्रॉपर्टी का प्राइस में क्या चेंज आया इंडिया के 10 बड़े घरों में। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स बेस ईयर 2010-11, बनाता कौन है, ये आरबीआई। साथ में हम इसमें रेंट की भी बात करते हैं कि ये मेजर जो 10 सिटीज़ हैं इंडिया के, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट होते हैं जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे क्या प्राइस है हाउसेस का, या रेंट क्या है हाउसेस का, वो हम चेक करते हैं हाउसिंग प्राइस इंडेक्स में, क्योंकि ये भी तो आपको ऑटोमेटिकली ये प्राइस का ही पार्ट है, कंज्यूमर की जेब से तो पैसा निकल ही रहा है, क्लियर। सो दिस इज़ फॉर हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि 1970s में यूएसए में हमें ये स्टैगफ्लेशन या ये वो चीज़ें देखने को मिली। वो हुआ क्या था एक्चुअली, 1970s में इतना ज़्यादा हैवक क्रिएट हो गया, तो जो हमें इन्फ्लेशन अभी देखने को मिल रही है इकोनॉमी में, या पिछले 4-5 महीने पहले हमने जो इन्फ्लेशन देखा, वो कैसे डिफरेंट है उस 1970s टाइम की इन्फ्लेशन से, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते हैं। अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल इन्फ्लेशन इन द करंट ईयर मे बी लाइक द 1970s। कुछ चीज़ें हैं जो सेम हैं 1970 की इन्फ्लेशन की और ये 2022-23 की इन्फ्लेशन की, कुछ चीज़ें सेम हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, देयर इज अ फॉल आउट फ्रॉम द ऑयल क्राइसिस इन 1973। 1973 में गल्फ वॉर हुआ था, 1973 में गल्फ वॉर हुआ था, ठीक है। अमेरिका जो था वो कुवैत पर अटैक कर रहा था, और कुवैत के ऑयल वेल्स को, ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल में करना चाहता था, जिसके कारण कुवैत में बहुत ज़्यादा हैवक क्रिएट हो गया, और जो ऑयल के क्राइसिस हमें देखने को मिले, जिससे आपके क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, 1979 में हुआ, जिसके चलते इन क्राइसिस के कारण ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, क्योंकि जो मेजर फ्यूल है आपके पास 1970s में मशीनें चल रही हैं, व्हीकल चल रहे हैं, वो पेट्रोल से चल रहे हैं, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर आपको कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिला, और साथ ही में इसका इफेक्ट देखने को मिला दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो एक ये पॉइंट आया। देन अभी एट प्रेजेंट भी हमने यही देखा, एट प्रेजेंट भी हमारे पास ऑयल क्राइसिस हुए, ठीक है, कोविड आ गया,
तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठप हो गया। 2022 में वी हैव रशियन यूक्रेन वॉर, जिसके कारण हमारा यूरोपियन ट्रेड रूट डिसरप्ट हो गया। यूरोपियन ट्रेड रूट जो है हमारा डिसरप्ट हो गया, जिसके कारण शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। शिपिंग चार्जेस आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। तो ये शिपिंग चार्जेस के कारण भी क्या हुआ, क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा लगा। तो क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा हुआ, कमोडिटी सप्लाई डिसरप्शंस हुआ। 1970s में जब क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो ऑटोमेटिकली आप कैसे शिप करोगे अपने कमोडिटीज़ को, महंगे पेट्रोल के साथ, महंगे डीजल के साथ, आपको वो चीज़ कॉस्टली पड़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जिससे अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ेंगी। वही चीज़ हमें अब देखने को मिली है कि जब आपके रशियन यूक्रेन वॉर के कारण यूरोपियन ट्रेड रूट आपका सारा खराब हो गया, उस सारे यूरोपियन ट्रेड रूट के कारण आपकी सप्लाई खराब हो गई। और कोविड के आने के टाइम पे हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है चाइना से, तो हमने कोविड के टाइम पीरियड पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बंद कर दिया, तो हम रॉ मटेरियल नहीं आ पाया, जिसके कारण सप्लाई चेन की दिक्कतें आ गई, सप्लाई कम हुआ, प्राइजेस बढ़े। ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली हैं। ये सेम दिक्कतें हमें 1970s में भी देखने को मिली थी। द राइज इन द कमोडिटी प्राइजेस ओवर द पास्ट ईयर हैव बीन फॉलोड बाय अ मॉडरेट राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी कमोडिटीज। तो महंगाई ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, जिसके कारण सप्लाई चेन जो है वो खराब हो गई और हमें प्राइजेस में इंक्रीज देखने को पॉइंट हमारे सामने आया। फिर इसके बाद ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लेशन देखने को मिला। 2021 में जैसे ही दोबारा लाइफ स्टार्ट हुई कोविड के बाद, तो धीरे धीरे एक्टिविटीज़ में इंक्रीज आया, फैक्ट्रियाँ खुली, लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया, लोग जॉब पे गए, तो धीरे धीरे हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ने लगी। और वो इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी थी, पर जैसे ही रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन में, तो सारा यूरोपियन ट्रेड रूट डिसरप्ट हो गया। ठीक है, सारा आपका यूरोपियन ट्रेड रूट डिसरप्ट हो गया। दिस इज से इंडिया, और इंडिया से जो भी चीज़ें जा रही हैं यूरोप में, तो वो सारा ट्रेड रूट हमारा डिसरप्ट हो गया रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, जिसके कारण ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिली। और साथ ही में 1973 क्राइसिस में एक और बड़ा रोल था ब्रेटन वुड्स का। ब्रेटन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस हुआ, ब्रेटन वुड्स नाम का एक कॉन्फ्रेंस हुआ इन 1944, जिसके चलते IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक बनाए गए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक डिसाइड करते थे 1973 से पहले कि किसी दो कंट्रीज़ के बीच में करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा। कि अगर मैं कहूँ $1 आज 80 रुपये का है, तो 1973 से पहले ये कौन डिसाइड करता था, ये IMF वर्ल्ड बैंक वाले डिसाइड करते थे। बट 1973 के बाद हमने क्या कर दिया, करेंसीज के एक्सचेंज रेट को डिसाइड करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लागू कर दिया 1973 के बाद, जिसके कारण डॉलर का प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागा और बाकी सारी कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो ख़राब हुई, उसका भी इफेक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पर। और सेम यही चीज़ हमें देखने को मिली 2022 में भी, क्योंकि 2022 में भी रशिया और यूक्रेन के वॉर होने के कारण रशिया को नेगलेक्ट किया गया, जिसके कारण USA में ट्रेड इंक्रीज़ हुआ, US की करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। तो यही सारे रीज़न जो 1970s में हमें देखने को मिले, 2022 में देखने को मिले, 2023 में देखने को मिले, जिसके कारण शायद में भी मेंस में एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई 1970s में जो इन्फ्लेशन आई थी, 2022 की जो इन्फ्लेशन है उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये अच्छा पॉइंट है। पर इसमें आगे पॉइंट क्या है, चाहे कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बट द टुडे इस बार जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसमें मतलब कमोडिटी प्राइसेस का और एनर्जी प्राइसेस का भी बहुत ज़्यादा रोल है। द सोर्स ऑफ एनर्जी आर नाउ मोर डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू 1970s। 1970s में मेरे पास एनर्जी का एक ही सोर्स था, वो था पेट्रोल। अभी हमारे पास CNG है, बायोगैस है, या हाइड्रोजन मिशन इंडिया में चल रहा है, ठीक है, एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेज हैं। तो हमें उन सबको देखना पड़ता है जो हम 1970s में नहीं देखते थे। ये एक डिफरेंट एंगल है 1970s की इन्फ्लेशन का इस बार के इन्फ्लेशन के साथ। तो बहुत अच्छे से समझिए इसको। इसका आर्टिकल आपको मिलेगा 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे की बुक में। 2022-23 की का इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा कि 1970 से 2022 का इन्फ्लेशन कैसे अलग है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, ज़रूर पढ़ें, नहीं तो सीधा गूगल पर भी लिख दें तो यही इकोनॉमिक सर्वे का आर्टिकल आपका ओपन हो जाएगा, वो पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, वैल्यू एडिशन बहुत होगा आपकी नॉलेज में। ठीक है,
बाकी आप ये वीडियो भी रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, दोबारा अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव द लास्ट टॉपिक फॉर इन्फ्लेशन, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट है अलग अलग लोगों पर। तो क्रेडिटर पर क्या इफेक्ट है, डेटर पर क्या इफेक्ट है। क्रेडिटर मतलब जिसने लोन दिया हुआ है, डेटर मतलब जिससे हमने पैसे लेने हैं। ठीक है, डेटर मतलब जिससे हमने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर मतलब हमसे जिस हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंडर, ये हो जाएगा बोरोवर। ठीक है, तो जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर सफर करता है, क्रेडिटर सफर करता है कैसे। मान लीजिए क्रेडिटर ने, जो लेंडर ने लोन दिया नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10%। मान लीजिए आपने किसी से लोन लिया 2021 में 10% ब्याज पर, जब 2021 में इन्फ्लेशन था मान लीजिए 4%, तो ये भैया को रियल इनकम कितना होता था, 10 - 4 6%। अब 2024 में लोन आपका चल रहा है, लोन आपका वैसे का वैसे ही चल रहा है। 2024 में अभी इन्फ्लेशन मान लीजिए हो गई है 6%, तो इसको अब रियल इनकम कितनी होती है, 10 - 6 4% ही रियल इनकम होती है। तो जैसे जैसे महंगाई आती है क्रेडिटर को नुकसान होता है और डेटर फायदे में जाता है, क्योंकि डेटर को वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई। डेटर की जो बोरोवर है, बोरोवर की वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई इन्फ्लेशन आने से, तो कि मेरी वैल्यू ऑफ मनी कम है तो मैं तो कम ब्याज दे रहा हूँ। ठीक है, तो डेटर फायदे में जाता है और क्रेडिटर नुकसान में रहता है। लैंडिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हायर इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द रियल कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स। तो रियल कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो जाती है, जैसा हमने ये बताया कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। पुटिंग प्रेशर ऑन द लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, मतलब फिर लोग ज़्यादा बोरो करते हैं। महंगाई के टाइम पे आपका परचेजिंग पावर कम हो जाता है, रियल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग कम हो जाता है, जिसके कारण लोग क्रेडिट का, लैंडिंग का मतलब उधार का ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो मार्केट में लैंडिंग एक्टिविटीज़ पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी। राइजिंग इन्फ्लेशन से क्या होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कुछ टाइम के लिए तो बढ़ रही है, क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ाए थे प्राइसेस, तो डिमांड कुछ टाइम के लिए तो बढ़ेगी, बट ओवरऑल क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, वो किस पॉइंट पर लिखा है, रहती है एक टॉलरेंस लिमिट में। ठीक है, मैं ये भी आपको बताना चाहता था, अच्छा वो याद आ गया। आरबीआई के बारे में मैंने आपको बताया, आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है कौन सी पॉलिसी की हेल्प से, मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से। पर जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था आपसे कि कुछ इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी होगी, कि अगर हर साल इतने इतने प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो इकोनॉमी के लिए ठीक होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का टॉलरेंस लेवल। क्या आप कितना इन्फ्लेशन में हो जिसको हम सह लेंगे, 4% ± 2%, दैट मीन्स 2 to 6%। अगर 2 से 6% आप इन्फ्लेशन हर साल देखने को मिलती है तो उतनी सह लेंगे, वो इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बुरी नहीं है। ठीक है, तो ये वो वाली, अगर इन्फ्लेशन 2 से 6% है तो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को देखते हुए एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती रहेगी और इकोनॉमी में बूस्ट मिलता रहेगा। बट अगर इन्फ्लेशन 6% से पार चली गई फिर डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये एग्रीगेट डिमांड पर इफेक्ट है। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट पर क्या इफेक्ट होगा, शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है, बट अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी बोरिंग कॉस्ट कम है, इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में जब डिमांड कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली कम करनी पड़ेगी। ठीक है, इनकम पर क्या इफेक्ट होगा, इन्फ्लेशन के बढ़ने पर आपकी नॉमिनल इनकम तो बढ़ेगी बट आपकी रियल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आज मुझे 10,000 सैलरी मिलती है, कल को मुझे 12,000 सैलरी मिलनी शुरू हो गई तो मैं कहूँगा मेरी जी इनकम बढ़ गई, वो सिर्फ कैश इनकम बढ़ी है, मुझे 2,000 रुपये कैश मिलना बढ़ा है, बट प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा 2,000 मेरी इनकम बढ़ी है उसका कोई मुझे बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो जो बढ़े हुए प्राइजेस हैं उन्हीं को कवर करने में वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इनकम पर इफेक्ट है। सेविंग्स पर क्या इफेक्ट है, इन्फ्लेशन से आपकी जो मनी की परचेजिंग पावर है वो कम होती है, तो लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो सेविंग्स जो है वो डिक्रीज़ होती है। बट अगर कुछ पार्ट ऑफ सोसाइटी ऐसा भी है कि जो महंगाई के दौर में चीज़ें महंगी होते हुए देख के सेविंग करता है, तो उस टाइम पे लोग सेव करते हैं पैसा बैंक्स में,
वो बैंक में एफडी आरडी करवाने में विश्वास रखते हैं, वो अपने पास कैश संभाल के रखना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो उसका टाइम पे आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवाते हो, ठीक है। तो यस, सेविंग बढ़ती है इन्फ्लेशन के टाइम में। कहाँ सेविंग बढ़ती है? बैंक अकाउंट में सेविंग बढ़ती है। इसके बाद एक्सपेंडिचर पर क्या फर्क पड़ता है? सिंपली इन्फ्लेशन अगर होगी, महंगाई होगी, तो लॉन्ग टर्म में डिमांड नहीं होगी। लॉन्ग टर्म में डिमांड नहीं होगी तो आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा। कंजम्पशन कम हो जाएगा, क्यों कंजम्पशन कम हुआ? बिकॉज आपका एक्सपेंडिचर ओवरऑल बढ़ जाएगा। एक्सपेंडिचर ओवरऑल बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे घर में 5 किलोग्राम चीनी इस्तेमाल होती है। चीनी थी 50 रुपये किलो और 250 रुपये मेरा खर्चा होता था। अब चीनी हो गई 60 रुपये किलो, तो 300 रुपये मेरा खर्चा होता है, तो मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा धीरे धीरे करके, जिसके चक्कर में मुझे एग्रीगेट डिमांड लॉन्ग टर्म में कम करनी पड़ेगी। टैक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इन्फ्लेशन आने पर सरकार ज़्यादा टैक्स लगा देती है। इन्फ्लेशन क्यों आई है? डिमांड ज़्यादा होने के कारण। डिमांड ज़्यादा होने के कारण प्राइस बढ़ गई। प्राइस को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिए, ताकि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और लोग डिमांड करना कम करें। तो इन्फ्लेशन बढ़ने पर टैक्स भी बढ़ता है। ये है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। बच्चे ध्यान से सब पढ़िए। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है कि इन्फ्लेशन आ गई, उसके बाद क्या होगा? इन्फ्लेशन आ गई, उसके बाद क्या होगा? इन्फ्लेशन के आने के बाद टैक्स बढ़ेंगे। एक्सचेंज रेट, मतलब करेंसीज के एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट आएगा? इन्फ्लेशन के आने पर करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिशिएट होगा। मतलब अगर $1 80 रुपये है तो $1 85 रुपये का हो जाएगा। मतलब अगर पहले मुझे $1 के लिए 80 रुपये देने पड़ते थे, अब मुझे $1 के लिए 85 रुपये देने पड़ेंगे। मेरे लिए डॉलर 5 रुपये महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, मेरे पैसे की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए डॉलर मुझे महंगा लगेगा। तो इन्फ्लेशन के आने पर एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगा। एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, 80 वाला एक्सचेंज रेट 85 हो गया। इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट का बढ़ना या डेप्रिसिएशन। तो मेरा एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट्स पर क्या इफेक्ट होगा? अगर मेरी इंडिया में महंगाई हो रही है, यहाँ की चीज़ें महंगी हो रही है, तो फॉरेन के जो कस्टमर हैं वो मेरे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो इन्फ्लेशन आने पर जो मेरे एक्सपोर्ट्स हैं वो ख़राब लगेंगे, मेरे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। और इन्फ्लेशन आने पर जो मेरे इंपोर्ट्स हैं, मेरे इंपोर्ट्स ओवरऑल भी कम होंगे। जब लोगों के पास इनकम ही नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे फॉरेन गुड्स को कम परचेज करेंगे, विच विल रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स। तो मेरे एक्सपोर्ट भी कम होंगे, मेरे इम्पोर्ट भी कम होंगे इन्फ्लेशन के आने पर। और क्या इफेक्ट है? ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरा ख़राब होगा, क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट ख़राब हो रहा है, मेरा इंपोर्ट ख़राब हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान का देना होगा, मेरे इंपोर्ट और ज़्यादा तेज़ी से कम होंगे। महंगाई आने पर मेरे इंपोर्ट और ज़्यादा तेज़ी से कम होंगे, मेरे एक्सपोर्ट इतनी तेज़ी से कम नहीं होंगे। क्योंकि इंडिया में एक्सपोर्ट्स क्या कर रहे हैं हम? एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, वीट, राइस, ये चीज़ें ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो मेरे एक्सपोर्ट इतनी जल्दी कम नहीं होंगे। तो ओवरऑल जो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक ठाक चलेगा, ठीक है। द इन्फ्लेशन कैन इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहाँ पे तो मेरा ट्रेड बैलेंस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बट जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके लिए ट्रेड बैलेंस खराब हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के पर क्या इफेक्ट होगा? इन्फ्लेशन के आने पर एम्प्लॉयमेंट आएगी। जो हमने फिलिप कर्व में पढ़ा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट में रोजगारी आएगी। वेजेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नॉमिनल वेजेस बढ़ेंगे, रियल वेजेस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि रियल वेजेस कम हो जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं है। महंगाई को देखते हुए क्या आपका मन करेगा कि आप नया बिजनेस खोल लें? ठीक है, शायद आपका मन नहीं करेगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर कितना कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सारे इफेक्ट हैं इन्फ्लेशन के। आपको नोट्स मिल जाएंगे, 1 बाय 1 इनको डिस्कस कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। आज सच इसमें कुछ समझाने वाला पॉइंट नहीं था, बट आपको फिर भी अगर लगे तो वीडियो को रिवाइंड करके एक दो बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। बहुत ईजी टॉपिक्स हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो गए, यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ PYQs करेंगे। तो PYQ में स्टेटमेंट वाला स्टेटमेंट एजर्शन क्वेश्चन देखने को मिला। स्टेटमेंट 1 कहता है पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट, पिछले कुछ पास्ट ईयर के टाइम पीरियड को देखते हुए सेंट्रल बैंक्स ने ब्याज रेट जो है वो बढ़ा दिए। देखिए, ब्याज रेट बढ़ेगा तो लोन महंगे मिलेंगे, लोन महंगे मिलेंगे तो हम लोन लेंगे नहीं, लोन नहीं लेंगे तो प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, कार खरीदेंगे नहीं, तो कार का डिमांड कम हो जाएगा, कार के प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो यस,
इन्फ्लेशन को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट पैंडेमिक पीरियड, मतलब आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है, आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है कि इन्फ्लेशन के मेथड्स को अप्लाई कैसे करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई कैसे करते हैं। नो डाउट हम मॉनेटरी पॉलिसी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट इन्फ्लेशन को भी मद्देनजर रखते हुए ये आप क्वेश्चन कर सकते थे कि पोस्ट पैंडेमिक रीजन पास्ट में सारे सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट टू कहता है सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम करके चलता है कि आपके पास हम अगर मॉनेटरी पॉलिसी लाएंगे तो हम कंज्यूमर प्राइसेस को क्या कर सकते हैं, काउंटरैक्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी आपको बताया कि सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कंज्यूमर के प्राइसेस को बढ़ता हुआ देखकर उनको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है। तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. So the answer is A. Then we have, which of the following activities of Reserve Bank of India is considered as part of sterilizations? ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन है कि मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हो। तो ये सिंपली ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये हम मॉनेटरी पॉलिसी के साथ करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो कौन इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? वी हैव डी, आरबीआई। इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल है, उसने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया पर। तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आ गया, बताइए इसके कारण आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आओगे, यस। फिस्कल स्टिमुला आएगा, यस। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस देखते हैं। हायर परचेजिंग पावर, यस। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, नो। तो 1, 2 and 4 देख लीजिए कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है, ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है? जब आप मार्केट में ब्याज रेट कम करते हो ताकि लोग ज़्यादा लोन ले पाए, लोन ज़्यादा ले पाएंगे तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। फिस्कल स्टिमुलाई क्या होता है? जब सरकार मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरकार मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, लोगों को जॉब मिलेगी तो इनकम मिलेगी तो डिमांड करेंगे, अगेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग है जब आप वेजेस में उतना ही इंक्रीज करोगे जितना इन्फ्लेशन में इंक्रीज है। मान लो मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, इस साल हमें 5% महंगाई देखने को मिली, तो अगले साल मेरी सैलरी जो है वो 5% बढ़ा दी, ठीक है। तो जितनी महंगाई बढ़ी उतनी ही सैलरी बढ़ा दी, उससे तो मेरी डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगी, बिकॉज मेरी डिमांड तो उतनी की उतनी ही रहेगी। तो थर्ड पॉइंट नहीं आएगा। हायर परचेजिंग पावर, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा, तो ये भी पॉइंट सही है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये अभी मैंने आपको बताया कि अगर ब्याज रेट बढ़ेंगे तो बल्कि डिमांड कम होने की बजाय बढ़ने की बजाय डिमांड कम होगी, तो ब्याज ज़्यादा होंगे। लोन नहीं लूँगा तो डिमांड नहीं करूँगा, ठीक है। तो 1, 2 and 4 आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर चूज करना था, सो ए इज द आंसर, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सारे या मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। द वेट ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन डब्ल्यूपीआई। सीपीआई में फूड का वेटेज कम था, सीपीआई में ज़्यादा है, ट्रू, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ आ रही है, ठीक है, यहाँ आ रही है, तो ये तो 2 ऑप्शन ही कट गए, ये 2 ऑप्शन तो कट ही गए। द डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज। डब्ल्यूपीआई सर्विसेज के प्राइस का चेंज कैप्चर नहीं करता, ये सही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूपीआई में हम सर्विसेज नहीं लेते हैं, सीपीआई में लेते हैं, तो ये भी ट्रू है। तो 1 and 2 कहाँ आ रहा है? क्या इसमें आ रहा है? यस, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। बट क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट पेंडिंग है, अब तीसरी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। आरबीआई ने डब्ल्यूपीआई अडॉप्ट कर लिया, गलत, आरबीआई सीपीआई पे आ गया है, तो ए स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन सही है, 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो मीनिंग बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, इकोनॉमिक ग्रोथ आपको कब देखने को मिलती है? ये बिजनेस साइकिल वाला क्वेश्चन अगर मैं दोबारा रिपीट करूं, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ देखने को मिली? यहाँ से आपकी दोबारा इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हुई, ये सारा पार्ट, तो या तो रिफ्लेशन में या इन्फ्लेशन में, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो,
कि आपको इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ देखने को मिलती है, डिफ्लेशन नो, स्टैगफ्लेशन नो, हाइपर इन्फ्लेशन नो, इन्फ्लेशन, राइट। तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे आपके इन्फ्लेशन वाले प्रोजेक्ट में, टॉपिक में, तो आंसर इज बी, ठीक है। बाकी आपको 2019, 18, 17 मतलब 2020 के बाद से लेकर 2024 तक देखिए लगातार क्वेश्चन आए हैं। 2019 से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो अलग बात है, ठीक है। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपको 2019 में क्वेश्चन देखने को मिला, डू यू एग्री विद द स्टडी जीडीपी ग्रोथ, मतलब जीडीपी में स्टडी ग्रोथ है, इस साल भी 4% ग्रोथ, अगले साल भी 4% ग्रोथ, उसके अगले साल भी 4% ग्रोथ, उसको बोलते हैं हम स्टडी जीडीपी ग्रोथ, कि एक तरह की ग्रोथ है और मार्केट में लो इन्फ्लेशन है, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी की अच्छी शेप है मार्केट, और जीडीपी ग्रोथ स्टडी है जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी का जो इमेज है वो अच्छा शो होता है, ठीक है। अपने सपोर्ट में आंसर लिखो। तो 2019 में ये आंसर आया था मेंस में। जैसे मैंने आपको बताया प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये चैप्टर मेंस में 2019 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके बाद 2023, 22, 21, 20, 18 मेंस में क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। क्लियर है? सो दिस इज़ ऑल फॉर इन्फ्लेशन चैप्टर। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी हो, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चैप्टर ही क्यों ना हो या कोई स्पेसिफिक पेपर ही क्यों ना हो, वेदर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, यूजी नेट, नाबार्ड, आरबीआई, सेबी, कोई भी टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड समझना हो, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा नाम ईश कीर्ति गोयल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।